आज हम पढ़ते हैं हिंदी पाठ्यपुस्तक की पाठ 2 नौकर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। यह पाठ गांधी जी के विचारों और उसूलों के बारे में है। वे किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें स्वयं ही अपना काम करना पसंद था। वे बैरिस्ट्री के काम से वे हजारों कमाते थे, लेकिन फिर भी स्वयं अपना काम जैसे गेहूं बीनना, सफाई करना, भंडारे का काम संभालना और अपने जूठे बर्तन साफ करना आदि स्वयं करते थे। उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात टाल ली। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने उनके मन की बात जान ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट लिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने भंडार घर का काम संभाला और रसोई में जाकर सब्जियां वगैरह सभी काटते छीलते थे। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ केले दिए गए और उसको वो केले पसंद नहीं आए, लेकिन गांधी जी ने उसे समझाया कि जिन केलों के छिलकों के ऊपर काले चकत्ते पड़ जाते हैं
वे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और तुम्हें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर रहता है। गांधी जी आश्रमवासियों को स्वयं ही भोजन परोसते थे, इसलिए वे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं पाते थे और जेल में कैदियों को वे स्वयं ही भोजन परोसने का कार्य भी करते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई का कार्य सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। कस्तूरबा कौन थी? उनकी पत्नी। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई का कार्य सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से भी सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज स्वयं करते थे। एक दिन कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने अपने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। शरीर से जब बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे।
इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। इस प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी और शक्ति भी थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया करते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे और घर के पास शहर में कोई काम होने पर वो अक्सर 42 मील तक पैदल चल सकते थे। उनके इस कार्य को देखते हुए और इस उदाहरण को खुशी खुशी और भी लोग उनका अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। इस प्रकार गांधी जी के पास थोड़ा सा भी खाली समय होता था तो वे कोई ना कोई कार्य करने में लग जाते थे। एक बार तालाब की भराई का काम करते हुए कुछ उनके साथी जब काम खत्म कर कर आश्रम में लौटे तो वह उनके लिए नाश्ता की प्लेटें तैयार कर चुके थे। यह देखकर उनके साथियों ने पूछा कि आपने यह हमारे लिए कष्ट क्यों किया है? तब वे मुस्कुराकर बोले कि मैं जानता था कि तुम लोग थके हारे लौटोगे और क्या मैं तुम्हारे लिए, अगर मैं खाली समय है मेरे पास तो मैं आपके लिए इतना तो कर सकता था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी थे और वहाँ पर भारतीय छात्रों ने एक बार उन्हें भोज पर खाने पर निमंत्रण किया और उनके छात्रों ने इस अवसर के लिए खुद ही उनके लिए शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। कुछ समय पश्चात उनका नेता वहां आया और उन्होंने यह देखा कि एक दुबला पतला आदमी वहां पर कुछ कार्यों को कर रहा है और उसके पश्चात जब शाम को भोज में निमंत्रित करने के लिए उन्होंने जिस सम्मानित अतिथि को निमंत्रण दिया था वह कोई और नहीं था। वह कार्य करते हुए देखते हुए उनको लगा कि ये वही है और वही थे। कौन? गांधी जी थे। इस प्रकार उन्हें कोई भी छोटा मोटा कार्य करने में शर्म नहीं आती थी। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ में बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई।
उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध नहीं छोड़ता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उसे जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते थे ताकि यदि बच्चों को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि वे बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला सकते थे और बहला सकते थे। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं जिसे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही ना था किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। यहाँ पर इस्त्री का अर्थ है आयरन करना या प्रेस करना। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। हाँ, यहाँ पर हरिजन का अर्थ है निम्न स्तर के प्राणी और वेतनभोगी का अर्थ है नौकरों को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि वे हमारे लिए ही बने हैं।
गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर में विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। और एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ वे कुछ दिन ठहरने के लिए गए तो उन्होंने उस घर से विदा लेते समय कहा, उस घर के नौकर से कहा कि मैं किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता, सबको अपना भाई या बहन ही मानता हूँ। और चैप्टर के अंत में हमारे लेखक का कहना है कि गांधी जी सभी को एक समान मानते थे और उन्होंने उस हिंदू या भारतीय सज्जन के नौकर से कहा कि आपने जो मेरी सेवा करी है उसका प्रतिदान या उसको उपहार रूप देने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। जो आपने मेरी सेवा की है उसका ईश्वर आपको पूरा फल देंगे। इस प्रकार इस पाठ के अंत में हमारे लेखक का कहना है कि गांधी जी इतनी सामर्थ्य रखते थे या उनमें इतनी शक्ति थी कि वे सभी अपना शारीरिक कार्य स्वयं करते थे और किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझते थे। वे सभी का आदर सम्मान बहुत ही दिल से करते थे और बहुत ही मानते थे।